बच्चों, क्लास 11। एक दिन मैंने आपको जामुन का पेड़ बताया था। आज मैं प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा आपको बताने जा रही हूँ। इस कहानी की एक खासियत ये है कि 6 से लेकर 8 तक किसी क्लास में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, क्योंकि 6 से 8 के कोर्स में कहीं ना कहीं इसको रखा जाता है। इसलिए कहानी से आप जानते हैं, कहानी आपकी पहचानी हुई है। इसको मैं बहुत छोटा सा करके आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जीवनी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम नॉलेज के लिए प्रेमचंद को जान लेंगे। आइए पहले चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी को मैंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखिए, पहले भाग में मैंने कहानी में नमक विभाग का बनना और पिता की सीख को रखा है। दूसरे भाग में मैंने पंडित अलोपीदीन और वंशीधर को रखा है। तीसरे भाग में मैंने समाज में निंदा और पंडित अलोपीदीन के बारे में बताया है। चौथे भाग में मैं कोर्ट और नौकरी के बारे में आपको बताऊंगी और 5वें भाग में मैं आपको घर वापसी और फिर नौकरी के बारे में बताऊंगी। यानी कि फिर नौकरी से अर्थ होगा धन पर धर्म की विजय। अब चलते हैं इसके पहले भाग की ओर, नमक विभाग का बनना और नौकरी के लिए पिता की सीख। यानी कि मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, एसएसटी में हमने जाना है कि नमक पर कानून बना दिया गया था। तभी गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था और नमक बनाया था। वो हिस्ट्री की बातें, हम वहां नहीं जाते। हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर। जब नमक विभाग का निर्माण कर दिया गया, तब नमक की तस्करी की जाने लगी, अर्थात चोरी छुपे नमक का व्यापार किया जाने लगा, क्योंकि लोगों पर नमक के लिए टैक्स थोप दिया गया था। ये आप सब भी जानते हैं। इसका रिजल्ट ये निकला कि बड़े बड़े अच्छे जो ऑफिसर्स थे या वकील थे, वो सब भी नमक विभाग में नौकरी करना चाहने लगे। इसका ये रिजल्ट निकला था। मतलब सब अपनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर उस नौकरी को पाना चाहते थे जहां पर रिश्वत अधिक थी। इसलिए अधिकारियों के मजे आ गए। उन्होंने किसी को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को अपना अधिकार दिखाकर पैसे वसूलने शुरू कर दिए। ये वो समय था जब अंग्रेजी विषय और ईसाई धर्म दोनों को एक ही माना जाता था। फारसी का बोलबाला था, यानी कि समाज में फारसी काफी प्रचलित थी। उसी समय वंशीधर पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में जाने वाले थे। आशीर्वाद के लिए पिता के पास गए, जैसे कि होता है। मैं आपकी टीचर हूं तो मैं भी आपको हर वक्त सीख देने की कोशिश करती हूँ। आपके माता पिता हैं, वो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सीख देने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से वंशीधर के पिता ने उन्हें अपने अनुभव और अपनी सीख देनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर की दशा उन्हें पहले तो बताई कि घर परिवार बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है, हम पर कर्ज बहुत है, जो तुम्हारी बहनें हैं वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, परिवार बहुत मुश्किल में है, इसलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना है, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। ये उन्होंने उससे साफ कह दिया। उसे अंदर से ये बात कुछ अच्छी भी नहीं लगी, लेकिन पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि आज्ञाकारी लड़का था। पिता का आशीर्वाद लेकर वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। पिता ने कुछ सीख उसको और दी थी, वो भी नौकरी के सिलसिले में ही थी। उन्होंने उन्हें एग्जाम्पल दिया कि ऊंचे ओहदे की परवाह मत करना, ये देखना कि उस पर आमदनी कितनी है, क्योंकि जो ओहदा है वो पीर का मजार है। नजर सदा चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए। ये प्रेमचंद की ही लैंग्वेज है जो मैं यहां पर रिपीट कर रही हूं। वंशीधर की नमक विभाग में दरोगा की नौकरी लग गई। जब पिताजी ने सुना, फूले नहीं समाये। घर परिवार में सुख की लहर आ गई। माता बहुत प्रसन्न हुई, पत्नी बहुत खुश हुई, बहनों को भी लगा कि अब उनका सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। जिनको इन्हें देना था मनी, उन लोगों ने भी थोड़ा अपना रवैया नरम कर लिया। और एक बस बुरी बात हुई, जो पड़ोसी थे वो जल गए। ऐसा तो होता ही है, आपके नंबर ज्यादा आ जाएं तो आपका जो फास्ट फ्रेंड है वो भी आपसे जलने लगता है। अगर उससे आपका आधा नंबर ज्यादा आ जाए तो आपका फास्ट फ्रेंड भी अपनी और आपकी कॉपी लेकर आपकी मैडम के पास जा पहुंचता है कि देखिए, दोनों ने एक साथ लिखा है, फिर भी इसके नंबर ज्यादा, हमारे नंबर कम। क्यों? तो पड़ोसी तो जलेंगे किसी की अच्छी दशा देखकर। चलिए, कहानी का एक हिस्सा यहाँ पूरा होता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। दूसरा हिस्सा है अलोपीदीन और रिश्वत और वंशीधर। देखिए, हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आ रहे हैं।
इसे लेखक ने डिवाइड नहीं किया है, मैंने आपकी अपनी सरलता के लिए इसको डिवाइड कर लिया है। जाड़े के दिन थे, नमक के दरोगा यानी कि वंशीधर अपने ऑफिस में सो रहे थे। उनसे 1 किलोमीटर दूर पर यमुना बहती थी। यमुना पर एक पुल बना हुआ था जहां से गाड़ियां गुजरा करती थी। आधी रात हुई। उस वक्त वंशीधर की एकदम आंख खुल गई क्योंकि गाड़ियों की एक आवाज आ रही थी। इन्हें कुछ शक पड़ा कि कुछ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इन्होंने अपनी वर्दी पहनी, अपनी पिस्टल ली, घोड़ा निकाला और जा पहुंचे उस किनारे। शक तो पहले ही से ही था। देखा तो वहां पे 10 गाड़ियां गुजर रही हैं। आवाज दी, कौन है, क्या है, कहां जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। जाकर एक गाड़ी को छूकर देखा, उसमें जो सामान था, इनका जो शक था वो यकीन में बदल गया कि इसमें नमक ही है। पूछने लगे कि कौन है, कहां जाता है। सन्नाटा, कोई जवाब ही नहीं था। जब बहुत बार पूछा तो पता चला कि ये गाड़ियां कानपुर जा रही हैं। तो पूछने लगे इसका मालिक कौन है। उसके बाद भी कोई जवाब आता ही नहीं था। बहुत बार पूछने के बाद एक जवाब आया, पंडित अलोपीदीन, दातागंज वाले। ये नाम सुनते ही सारी बात दरोगा की समझ में आ गई, क्योंकि वो इस एरिया के बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उनका काम ना पड़ा हो या जिसका उनसे काम ना पड़ा हो। हर व्यक्ति उनको जानता था। अंग्रेज ऑफिसर, इंडियन ऑफिसर, सभी उनके यहाँ आते थे, शिकार करते थे। वो सबका सम्मान करते थे, और सम्मान कैसा करते होंगे आप सब समझ रहे हैं। इसलिए वो निकले ही नहीं। अब दरोगा क्या करता। उन्होंने अपने मातहत बदलू सिंह से कहा कि जाओ, जाकर उनको बुला कर लाओ। वो बेचारा दौड़ा हुआ गया। जब वो वहां पर जाकर पहुंचा तो देखता क्या है कि जो पंडित जी हैं वो बड़े आराम से अपनी रेशमी लिहाफ में छुपे लेटे हैं। जब इसने उन्हें बुलाया तो बजाय एकदम आने के कहने लगा, जाओ हमें भी आते हैं। उन्होंने पहले 2 पान लग के बीड़े लगाए, उनको खाया। उसके बाद वो बड़े आराम से चलते हुए आए। ऐसा लगा जैसे वो बड़ा एहसान कर रहे हैं। उनका वहां आना उनके लिए बहुत बड़ी बात भी थी, क्योंकि वो लक्ष्मी के पुजारी थे। वो ऐसा सोचते थे कि धन के बल पर वो सब काम कर लेंगे। वो वहां पर आए। दरोगा से पूछा, क्या काम है। दरोगा ने कहा कि ये तो नमक कैसे जा रहा है, ये तो जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने इस पे ये नहीं कहा कि ये सही है या गलत है। कहने लगे, आपने कष्ट क्यों किया, हम तो वैसे ही आपके पास आते, क्योंकि आपके पास आए बिना हम यहां से नहीं गुजरते। आने का मतलब क्या है, आने का अर्थ ये है कि हम यहाँ आते और आपको थोड़ा बहुत जरूर रिश्वत देते। ये इनडायरेक्टली वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन दरोगा भी समझ गया। बोला, नहीं, ये सरकारी ऑर्डर है कि यहां से गाड़ियां ना गुजरें। उस पर पंडित जी कहने लगे कि हम किसी सरकार को नहीं जानते, इस समय तो आप ही हमारी सरकार है, यानी कि आप ही हमारे ऑफिसर हैं। जो आप कहेंगे आप वही करेंगे, और आपको क्या चाहिए हमें बता दो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि ये काम गलत है। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये इतना ईमानदार व्यक्ति है। कहने लगे, हम आपसे बाहर नहीं हैं, आप ये बताइए कि आपको क्या चाहते हैं। जब कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पाई तो उन्होंने अपने मातहत मुख्तार से कहा कि साहब को 1000 रुपए के नोट दिए जाएं। उसने कहा, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं रुपए नहीं लूंगा, अपने काम की तो मुझे सैलरी मिलती है। वो सोचने लगे कि शायद 1000 नहीं, इसको बहुत सारे रुपए चाहिए। तो कहने लगे 2000, 4000, वो ऐसी दुकानदारी सी करने लगे। 10,000, 15,000, 20,000। दरोगा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये काम गलत है, बस मैं ये बात कहता हूं और आपको मेरे साथ अब चलना पड़ेगा। ये मान ही नहीं रहे थे। जो पंडित जी थे वो मानने में नहीं आ रहे थे। दरोगा अपनी बात पे अड़ा हुआ था। कुछ नहीं, उसने अपने साथ उससे कहा बदलू सिंह से कि इनको हिरासत में ले लो। वो हिरासत में लेने लगा तो ये चिल्लाने लगे कि 30,000, 40,000। दरोगा बोला, 40,000 क्या, 40 लाख भी नहीं। जब उसने ऐसा कहा तो पंडित जी बेहोश होकर गिर पड़े। जरा बच्चों एक बात का ख्याल कीजिए कि ये कहानी है 1906 के बाद की, और आज हम रहते हैं 2020 में। तो ये कितनी पुरानी कहानी है। उस वक्त के 1000 कितने बनते होंगे, जरा हिसाब लगाइएगा इसके बाद में। यानी कि वो किस कदर रिश्वत दे रहे थे। हमारे इस वक्त के तो करोड़ों बनते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी ने करोड़ों रुपए लेने से इनकार कर दिया। ये कहानी का दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ पूरा होता है। अब मैं आती हूँ तीसरे हिस्से पर। देखिए, तीसरा हिस्सा जो मैंने बनाया है वो है समाज में निंदा और कोर्ट। पंडित अलोपीदीन जो थे
जब उनके बारे में सबने ये सुना कि उनकी धन और लक्ष्मी इस वक्त कोई काम नहीं आई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तो वो छोटे छोटे लोग जो दूध में पानी मिलाकर बेचते थे, रेलवे टिकट की पर पैसे बढ़ाकर लिया करते थे, छोटे छोटे लोग जो छोटी छोटी चीजों में गलत काम से पैसे कमाते थे, उन्होंने भी इस आदमी की निंदा शुरू कर दी। निंदा के साथ साथ उन्हें हैरानी ये थी कि इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति कैसे किसी के दबाव में आ गया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसे से मना कर दिया और इनको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। ये सब बातें होती रही, लोग दिन रात यही बातें करते थे। अब कोर्ट का दिन भी आ गया। कोर्ट के दिन पंडित जी को कोर्ट ले जाया गया। पंडित जी कोर्ट पहुंचे। वहां पर जब वो पहुंचे तो जब तक वो वहां पहुंचे थे तब तक तो वो गर्दन झुकाए शर्मिंदा से जा रहे थे। बहुत उनको शेम लग रही थी, बहुत अफसोस भी हो रहा था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे, जैसे ही उस परिसर में यानी कि उस एरिया में पहुंचे, दौड़ दौड़ कर लोग उनके पास आने लगे, क्योंकि कोई था ही नहीं जो उनको न जानता हो। सब उनके पास आने लगे। बड़े बड़े वकीलों ने उन्हें घेर लिया। वकील के मुहर्रिर, टाइपिस्ट, यानी कि छोटे से लेकर बड़ा तक सब उनके आसपास आ गए। पंडित जी को तब उस वक्त गर्व लगा और जो उनकी गर्दन झुकी थी वो सीधी हो गई। उसके बाद वकीलों की एक फौज तैयार हो गई उनके केस को लड़ने के लिए, कैसे न कैसे करके इनको बचा लिया जाए। अब कोर्ट के फैसले का टाइम आया। इसके बीच में ही दरोगा को ये लग गया था कि ये केस शायद वो हार जाएगा, क्योंकि जो उसने वहां की हालात देखी उसको समझ में आ गया कि ये सब इसके साथ है और उसका जीतना मुश्किल है। वहां पर सब अदालत बैठी हुई थी। वहां पर रिजल्ट आया। जो निर्णय आया वो इस प्रकार से था कि ये एक संभ्रांत व्यक्ति हैं। गलतफहमी के कारण इन पर दोषारोपण हो गया है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन उसने फिर भी एक बात संभाल के की, जो वहां पे जज था, कि जो दरोगा है वो नया लड़का है, अभी उसके अंदर ईमानदारी का बहुत बड़ा एक भूत सवार है। जिसे उसने जो काम किया है वो भ्रमित होकर कर लिया है, यानी कि उसने भी वो भी इतना गलत नहीं है, इस तरह से उन्होंने कहा। वो भ्रमित होकर उसने ये काम कर लिया है, लेकिन उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इतने बड़े व्यक्ति पर हाथ डालना ही नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया पंडित जी को। पंडित जी आ गए, निकल गए। उसके बाद निकले दरोगा जी। जब दरोगा जी आ रहे थे तो जो चपरासी या जो भी सब थे छोटे बड़े, उन्होंने उन्हें झुक झुक के सलाम करना शुरू कर दिया। ये सलाम असली वाला सलाम नहीं था, ये सलाम एक व्यंग था कि क्या इतने बड़े आदमी पर तुमने लगाया इल्जाम, और देखिए वो बाहर निकल गया, आप ही फंस के रह गए। ये कोर्ट वाला सीन हो गया। हम अब चलते हैं अगले हिस्से पर, जिस हिस्से में दरोगा जो है वो अपने घर जाएंगे और फिर क्या होगा। तो दरोगा घर जाने इससे पहले ही उनके पास उनकी सर्विस खत्म होने का लेटर आ गया। इस बात की उसको उम्मीद भी थी कि अब ऐसा ही होगा। थक हार के घर चला गया। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने सीधे मुंह बात नहीं की। जो पिताजी थे उन्होंने सिर पीट लिया। उन्होंने कहा, मैंने तो इस लड़के को पहले ही समझाया था मगर ये समझता ही नहीं है। मैंने इसको इतना समझाया था मगर इसकी समझ में ही नहीं आया। अपने एग्जाम्पल देने लगे कि जीवन भर हमने भी नौकरी की, हमने भी घर गृहस्थी चलाई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये समझता ही नहीं कोई बात को। पत्नी एक हफ्ते तक बोली नहीं। बहनों ने इधर उधर होना शुरू कर दिया। और तो और माँ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि माँ को उम्मीद ये थी कि अब ये मुझे यात्रा पर लेके जाएगा। माँ ने भी बोलना बंद कर दिया। बेचारा बड़ा परेशान, यहां बैठता वहां बैठता, अकेला पड़ गया था। लेकिन एक शाम को ऐसा हुआ कि जो पिताजी थे वो राम नाम की माला जप रहे थे। एक सजा संवरा रथ आकर उनके दरवाजे पर रुका और रथ में से पंडित जी उतरे। जब पंडित जी उतरे तो जो पिताजी थे दरोगा जी के, उन्होंने तो ऐसा बिहेव किया कि उनके आगे बिछ न जाएं, जबकि उनके लड़के की नौकरी उनकी वजह से गई थी। लेकिन वो तो चाहते थे कि रिश्वत वाली जॉब होनी चाहिए। उन्होंने तो पहले ही आगाह किया था कि काम ऐसा ढूंढना जिसमें रिश्वत हो। इसलिए उन्हें तो ये बात गलत ही लग रही थी कि लड़के ने रिश्वत ना लेके नौकरी को छोड़ दिया। उन्होंने वो आगे बिछ रहे थे और अपने लड़के को उनके सामने बुरा भला कहने लगे कि ये तो अच्छा लड़का नहीं है, सपूत नहीं है, ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। कुछ देर तो पंडित जी सुनते रहे। उसके बाद बोले, ऐसा ना कहिए, संतान तो आपकी जैसी ही होनी चाहिए। आपका बेटा बहुत अच्छा है। उसने मुझे धन के सामने धर्म की सीख दे डाली और मैं अब आया इस वजह से हूं कि मेरी वजह से इसकी जॉब चली गई है, तो ये मेरी संपत्ति का मैं इसे आजीवन मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूं। दरोगा यानी कि वंशीधर ने मना कर दिया, कहने लगा मैं इस योग्य नहीं हूं। तो पंडित जी बोले कि आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। लड़का बहुत अच्छा था, सज्जन था, वंशीधर। जब एक बूढ़े पंडित ने उसके सामने इतनी विनती की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए
और उसने उनकी बात को मानने के लिए मन को तैयार कर लिया। वो एक स्टाम्प लाए थे, बोले इस पे साइन कर दो। उसने कांपते हाथों से साइन कर दिए और उन्होंने उसकी जो सब सैलरी वगैरह दी वो थी 6,000 रुपये महीना, बंगला, नौकर चाकर, रोजाना का खर्च अलग, और जीवन भर वो उस काम को करेगा, ऐसी उन्होंने शर्त भी रखी थी। ये थी हमारी कहानी नमक का दारोगा। कहते हैं ना, बेईमानी 100 दिन की और ईमानदारी 1 दिन की बराबर। ये हमने पढ़ा नमक का दारोगा। कहानी कोई नई नहीं है, हम में से सब ने, जिसने कक्षा 10 तक पढ़ा है, हम में से सब ने समाज में इस कहानी को पढ़ा है। 10 तक पढ़ने वालों ने, आपने भी इसको दोबारा से पढ़ लिया, पढ़ा नहीं आपने तो उसका रिवीजन कर लिया। कुछ दिन बाद मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।